नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं कीर्ति शर्मा स्वागत करती हूँ आपका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, आज हम मानव के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं। तंत्र का मतलब एक अंगों का समूह है जो विशेष प्रकार का कार्य करता है। जैसे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का काम क्या होगा कि इसमें जितने भी अंग होंगे वो सभी भोजन का पाचन करेंगे और हमें ऊर्जा प्रदान करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं। जैसे श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र क्या करेगा कि वो हमें ऑक्सीजन देगा और हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ और CO2 बन रही है उसको वो बाहर उत्सर्जित करेगा। हमारे शरीर के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र है, वो क्या कार्य करता है, हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उससे शरीर के सभी अंगों तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है ना। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र से। तो बच्चों बताओ, पाचन तंत्र के अंदर किसका पाचन होगा? भोजन का। और हम भोजन क्यों करते हैं? हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना कि हम भोजन इसलिए करते हैं ताकि हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो, और ऊर्जा की प्राप्ति होगी तभी हम सारे कार्य सिद्ध कर पाएंगे, सारे काम कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हम अच्छा भोजन और संतुलित भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये सब हम लास्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हमने जो भोजन किया इसका पाचन कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जब भी भोजन करते हैं तो भोजन को कौन से अंग में रखते हैं? अपने मुख में रखते हैं ना। तो मुख से ही अपने भोजन का पाचन शुरू होता है। देखो, हमने भोजन करना शुरू किया, सबसे पहले हमने भोजन को लिया और अपने मुख के अंदर रखा। अब हमारे मुख में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है जो उस भोजन का पाचन करना शुरू करती है? आपको जो डायग्राम दिख रहा है, जो चित्र दिख रहा है, ये किसका डायग्राम है? ये है अपना मानव पाचन तंत्र का। ठीक है, इसमें जितने भी अंग है उन सब अंगों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मुख के बारे में। तो देखो, अपना जो माउथ होता है, अपना जो मुंह है, इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर दांत होते हैं जो भोजन को काटने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। जीभ होती है, तालू होता है, जबड़े होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें दांतों की। तो हमारे जो दांत होते हैं वो बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ठीक है, अब ये दांत क्या काम करते हैं? हर दांत का अलग अलग काम होता है। सबसे पहले हम इनकी संख्या याद करते हैं। तो इनकी संख्या होती है 2, 1, 2, 3। ठीक है, मतलब कि जो कृंतक है, इंसाइजर है, ये 2 जोड़ी पाए जाते हैं, 2 जोड़ी ऊपर और 2 जोड़ी नीचे। हमारा एक तो ऊपरी जबड़ा होता है और एक नीचे वाला जबड़ा होता है। ठीक है, तो 2 जोड़ी तो ऊपरी जबड़े में पाई जाएंगे और 2 जोड़ी नीचे वाले में। ऐसे ही अगले दांत है अपना रदनक। रदनक हमारे मुंह में कितने होंगे? 1 जोड़ी, मतलब 1 जोड़ी तो ऊपर होगा और 1 जोड़ी नीचे होगा। ठीक है, आगे है अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक भी कितने होते हैं बच्चों? ये भी 2 जोड़ी होते हैं। और चर्वणक कितने होते हैं? चर्वणक होते हैं बच्चों 3 जोड़ी। ठीक है, 3 जोड़ी का मतलब कि 3 दांत तो आपके ऊपर की साइड, राइट साइड में होंगे, दाहिनी तरफ होंगे, और 3 कितनी तरफ होंगे? बाई ओर होंगे। मतलब ऊपरी जबड़े में टोटल कितने दांत होंगे? ये 6, और टोटल नीचे ही कितने होंगे? 6। ठीक है, समझ आ गया ये। अब इन दांतों का काम क्या होता है कि जो कृंतक दांत होते हैं, जो इंसाइजर दांत होते हैं, ये भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। ये जो हमारे आगे वाले जो दांत दिख रहे हैं ना आपको चारों, ये कौन से दांत है? ये है कृंतक। ठीक है, आगे हम बात करें रदनक की, तो ये भोजन को चीरने का काम करते हैं। कभी शेर को मांस चीरते हुए देखा है? तो कौन से दांतों का उपयोग करता है? वो इन्हीं दांतों का उपयोग करता है, रदनक का। ठीक है, आगे हम बात करें अग्रचर्वणक की, तो जो अपने पीछे वाले दांत हैं वो अग्रचर्वणक है और उससे पीछे वाले दांत है चर्वणक है। जो आखिरी सबसे दांत होता है उसको हम अकली की दाढ़ भी कहते हैं, काफी टाइम बाद आएगी। ठीक है, तो ये जो दोनों दांत होते हैं, इन दोनों दांतों का काम होता है भोजन को चबाने का। ये तो अपने हो गए दांत कंप्लीट। ठीक है, अब हमारे दांतों की एक विशेषता भी होती है। क्या विशेषता होती है? कि जो अपने दांत है ये द्विबारदंती होते हैं। क्या होते हैं? द्विबारदंती, मतलब कि अपने जीवन काल में हमारे 2 बार दांत आते हैं। ठीक है, एक तो आते हैं अस्थायी दांत और एक आते हैं स्थायी दांत। अस्थायी दांत अपने बाल्यावस्था में रहते हैं, जिसको हम दूध के दांत भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ समय के बाद वो दांत टूट जाते हैं और उनकी जगह कौन सा दांत आएंगे बच्चों? स्थायी दांत आते हैं जो अपने जीवन पर्यंत रहते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता ये है कि अपने जो दांत होते हैं वो बच्चों गर्तदंती होते हैं। क्या होते हैं? गर्तदंती।
गट का मतलब क्या होता है, हमारे जो जबड़े हैं उन जबड़ों के अंदर जाके फिक्स होते हैं, उन जबड़ों के अंदर जाके धसे हुए होते हैं ये दांत, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, गट दंती कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चों, अपने मुख के अंदर जीभ होती है, ठीक है ना, जिह्वा होती है। जिह्वा का क्या काम होता है, ये श्लेष्मा का स्रावर्त करती है। वो श्लेष्मा क्या करेगा, हम जो भोजन चबा रहे हैं उस भोजन के अंदर मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने से क्या होगा, हम जब भोजन निगलेंगे तो हमें निगलने में आसानी होगी और भोजन, हमारी जो नलियां हैं भोजन की, उसमें अटकेगा नहीं और आसानी से नीचे की तरफ चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथियां होती है जो लार का स्रावन करती है। ठीक है, तालु होता है और क्या होते हैं, जबड़े होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें कि जो हमने भोजन किया, ये मुख है, इस मुख से हमारे अंदर भोजन गया और इस माउथ के अंदर, इस मुख के अंदर अपना क्या हुआ, भोजन का पाचन हुआ। इसके बाद ये बच्चों भोजन यहाँ से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद यहाँ आता है, किसमें, ग्रसनी में। किसमें आएगा, ग्रसनी में। अब जो ग्रसनी है उसको हम भोजन का और श्वसन का उभयनिष्ठ पथ कहते हैं। उभयनिष्ठ पथ मतलब कि इसमें से भोजन भी जाता है और इसमें से जब हम श्वसन करते हैं तो गैसें भी इसी के अंदर से जाती है, इसीलिए ग्रसनी को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, उभयनिष्ठ पथ। आप कई बार भोजन करते हो, आपको हल्की खांसी आ जाती है या छींक आती है, तो कई बार भोजन नाक की तरफ आ जाता है, अपने आता है ना, और हमें काफी जलन महसूस होती है। तो होता क्या है, ये अपना जो नासिका है, ये अपनी जो नोज है, ये देखो अंदर से यहाँ पे खोखली है और अपना मुंह भी अंदर से खोखला है, ये दोनों यहाँ मिलके ये वाली जो नलिकाकार संरचना बना रहे हैं, ये ही ग्रसनी है। ठीक है ना। अब आप श्वसन करोगे तो देखो बच्चों श्वास भी यहाँ पे आएगा, आप भोजन करोगे तो देखो यहाँ भोजन भी आ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, हम उभयनिष्ठ पथ कह रहे हैं। ठीक है, अब जो ये ग्रसनी है, ये ग्रसनी के भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट, 3। सबसे पहली होती है नासा ग्रसनी, मतलब ग्रसनी का वह पार्ट या वह हिस्सा जो किससे जुड़ा हुआ है, जो अपनी नासिका की तरफ जुड़ा हुआ है, वो क्या कहलाएगा बच्चों, नासा ग्रसनी। दूसरी होती है अपने मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी किससे कहेंगे, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है ना हमें कि मुख ग्रसनी क्या होगी, जो किससे जुड़ी होगी, मुख से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये वाली संरचना क्या है, ये है मुख ग्रसनी, क्योंकि किससे जुड़ गई है, मुख से। अब ये जो नासा ग्रसनी है और ये जो मुख ग्रसनी है, ये दोनों थोड़ा नीचे आके आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, इससे हम क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम कहेंगे अधोग्रसनी। तो तीनों ग्रसनियां क्लियर हो गई। जो नासिका से जुड़ रही है वो कौन सी कहलाएगी, नासा ग्रसनी। मुख से जो जुड़ रही है वो कहलाएगी मुख ग्रसनी, और जब दोनों ग्रसनी आपस में आके मिल जाएगी तो वो क्या कहलाएगी बच्चों, वो कहलाएगी अधोग्रसनी। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं कि अब इसके बाद भोजन है ना कहाँ जाएगा, ग्रसनी के बाद भोजन जाएगा बच्चों ग्रास नली में, या आप इसको भोजन नली भी कह सकते हो, एसोफेगस। ठीक है ना। अब वहां पे क्या होगा, वहां पे से भोजन क्रमानुकंचन की गति करते हुए, मतलब धीरे धीरे नीचे खिसकता हुआ कहाँ आ जाएगा, अब भोजन अपना आ जाएगा आमाशय में, जिसको हम स्टमक भी कहते हैं। ठीक है, अपना भोजन कहाँ आ जाएगा, आमाशय में। देखो ये जो नलिका दिख रही है ना आपको, ये वाली नलिका ही क्या है, आपकी भोजन नली है या ग्रास नली है। इसके ऊपर कौन सी नलिका थी, इसके ऊपर आती है बच्चों आपकी ग्रसनी, जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ पे आया आपके, इसमें आया ग्रसिका के अंदर या फिर ग्रास नली के अंदर। और इसके बाद भोजन कहाँ गया बच्चों, ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये वाली संरचना कौन सी है, ये है आमाशय। मतलब ग्रसिका के बाद भोजन आया आमाशय में, और आमाशय के बाद भोजन कहाँ आ जाएगा, ये जो आपको कुंडलित नुमा संरचना दिख रही है ना काफी सारी, ये है आपकी छोटी आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर आ जाएगा भोजन। और यहाँ के बाद भोजन कहाँ जाएगा बच्चों, बड़ी आंत्र में। अब देखो थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ते हैं, आमाशय। अब जो आमाशय है इसके भी अपने कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका कार्डियक या जठरागमन भाग। तो जहां पे ये आमाशय किससे जुड़ा हुआ है, ग्रसिका से जुड़ा हुआ है, ग्रास नली से जुड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, जठरागम भाग। ठीक है, दूसरा है जठर निर्गमी, जो भाग आमाशय का छोटी आंत्र की साइड जुड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा बच्चों, जठर निर्गमी भाग। और जो बीच वाला ये वाला पोर्शन है जहां पे भोजन का पाचन होगा,
ये आपका कहलाएगा बच्चों फंडस भाग। ये दोनों क्लियर है। अब देखो कि अमाशय ऊपर से तो किससे जुड़ा हुआ है, ऊपर से तो ग्रसिका से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और नीचे किससे जुड़ा हुआ है, नीचे जुड़ा हुआ है छोटी आंत्र से। तो अब जब भोजन वहां है और अगर अपने अमाशय में हलचल हो या प्रेशर या दबाव लगाया जाए तो हो सकता है ना भोजन अमाशय से ऊपर की तरफ चला जाए या फिर अमाशय से छोटी आंत्र में चला जाए। तो भोजन का पाचन तो अमाशय में ही होगा, तो हमें भोजन को कम से कम यहाँ 3-4 घंटे तक रखना होगा। अब यहाँ भोजन कैसे रहे, तो इसके लिए क्या हुआ, अपने यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह अवरोध लगा दिए गए, ठीक है। अब भोजन अमाशय से ऊपर ग्रसिका में नहीं जाए, ग्रास नली में नहीं जाए, इसके लिए तो अपने जो अवरोध लगाया गया है उसका नाम है बच्चों ग्रास नली का, ठीक है, इस जगह। अब अमाशय से भोजन छोटी आंत्र में ना जाए, इसके लिए जो अवरोध लगाया गया है उसे कहते हैं बच्चों जठर निर्गमी भाग, ठीक है। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब देखो जो अपना अमाशय है वो कुछ इस तरीके से है ना, ठीक है। तो अब इस अमाशय के अंदर बच्चों अम्लीय माध्यम होता है। कौन सा माध्यम होता है, अम्लीय। और ये क्यों होता है, ये होता है बच्चों HCl के कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। अब आपको ये तो मालूम है कि अम्ल बहुत खतरनाक होता है कि हमारे अमाशय को भी गला सकता है, ठीक है। फिर ये अमाशय गलता क्यों नहीं है, जलना चाहिए ना, और हमें काफी जलन महसूस होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है बच्चों, ये जो अमाशय की भित्ति है या जो ये अमाशय की दीवारें हैं, ये एक विशेष प्रकार का श्लेष्मा का स्रावण करती है। मतलब बहुत एक विशेष प्रकार का श्लेष्मा निकलता है जिससे ये जो HCl है वो डायरेक्ट अमाशय की जो भित्ति है उसके टच में, उसके संपर्क में नहीं आ पाता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब इसके संपर्क में नहीं आ रहा है तो हमें जलन महसूस होगी क्या, बिल्कुल नहीं। आपने कई बार देखा हो कि हमें जलन महसूस होना शुरू हो जाती है, क्यों, क्योंकि उस वक्त HCl का मान हमारे अमाशय में बहुत ज्यादा हो जाता है, तब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम या जलन महसूस होती है। ये सब बातें क्लियर हो गई ना। अब यहाँ जो HCl माध्यम है, उस HCl माध्यम के होने का फायदा क्या हुआ। अब देखो बच्चों, अपन जो भोजन कर रहे हैं ना, उस भोजन के साथ में कई बार सूक्ष्म जीव भी जा सकते हैं हमारे अंदर, छोटे बैक्टीरिया भी जा सकते हैं, कुछ वायरस भी जा सकते हैं ना, अगर हम साफ सफाई से नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, HCl माध्यम के कारण वो सारे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब अमाशय के बाद भोजन अपना कहाँ जाएगा, देखो आपको दिख रहा है ना, अमाशय के बाद कहाँ आ गए हम, छोटी आंत्र के अंदर। किस में आ गए, छोटी आंत्र में। अब जो इस पूरे पाचन तंत्र का जो सबसे लंबा अंग है वो क्या है, वो छोटी आंत्र ही है। ये काफी कुंडलित होती है, ठीक है। अगर ये कुंडलित नहीं हो, बिल्कुल एकदम सीधी नलिकाकार हो, तो बच्चों ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है। अब देख लो अपने पेट में इतनी लंबी रस्सी जैसी संरचना है, और ये नलिकाकार संरचना ही क्या है बच्चों, ये ही है अपनी छोटी आंत्र। क्लियर है। अब अपनी छोटी आंत्र के भी बच्चों 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला भाग तो होता है अपने ग्रहिणी। क्या होता है, ग्रहिणी, ठीक है। ग्रहिणी कौन सा वाला हिस्सा है अपना, ये देखो, ये अपनी छोटी आंत्र कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अमाशय के इस वाले पार्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और कुंडलित होते हुए कहाँ पे जाके जुड़ रही है, ये लास्ट में जाके जुड़ रही है बड़ी आंत्र से, ठीक है। तो जहाँ पे ये अमाशय और ये छोटी आंत्र आपस में मिलना स्टार्ट हुए, यहाँ वाला जो पार्ट है बच्चों, वही आपका क्या कहला रहा है, वही आपका कहला रहा है ग्रहिणी, ठीक है। इसके जस्ट बाद में जो लास्ट वाला हिस्सा है, जहाँ पर छोटी आंत्र किससे जाके जुड़ रही है, बड़ी आंत्र से, ठीक है। ये वाला आपके कहला रहे हैं बच्चों क्षुद्रांत्र। और इस दोनों के बीच में जो कुंडलित संरचना बच गई छोटी आंत्र की, वही आपका कहला रहा है अग्र क्षुद्रांत या जेजुनम, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों, कहाँ गई छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र के पास। तो जहां छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र जुड़ रहे हैं, वो वाला कौन सा हिस्सा कहलाएगा, आपका अंधनाल कहलाएगा, ठीक है, जो मोटी फूली हुई संरचना है। इसके बाद जो ऊपर की तरफ जो बड़ी आंत्र का हिस्सा जा रहा है, ये आपके
बाकी पूरा का पूरा हिस्सा तो कहलाएगा वृहदांत्र। अब वृहदांत्र के भी 4 हिस्से हैं। जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये वाला हिस्सा, ये कहलाएगा आपके आरोही वृहदांत्र, ठीक है। इसके बाद जो इस तरीके से जो संरचना जारी है ये आपका कहलाएगा अनुप्रस्थ वृहदांत्र। फिर ये कहाँ आ जाएगी, ये यूं घूम के नीचे की तरफ आ जाएगी, तब ये कहलाएगा अवरोही, ठीक है। और लास्ट में देखो ये थोड़ी वक्राकार हो जाती है नीचे से, तब ये कहलाएगी बच्चों सिग्माकार वृहदांत्र, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके जस्ट नीचे एक मोटा फूली हुई संरचना आपको दिख रही है कीपाकार, ये है अपना मलाशय, ठीक है। जब भोजन का पाचन सबसे ज्यादा तो कहाँ हो रहा है, छोटी आंत्र में हो रहा है। इसके बाद जो भोजन बच गया वो किस में आ रहा है, बड़ी आंत्र में। यहाँ पे क्या हो रहा है, जल का अवशोषण हो रहा है। इसके बाद में जो भोज्य पदार्थ बच गए हैं हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और अपशिष्ट है, वो कहाँ आके इकट्ठे हो जाएंगे, इस मलाशय, इस रेक्टम में आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपको पूरा डायग्राम दिख रहा है, हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले भोजन मुख गुहा में आया, मुख गुहा से ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रसिका में, फिर आ गया वो आपके अमाशय से, अमाशय में आने के बाद छोटी आंत्र में, छोटी आंत्र के बाद बड़ी आंत्र में, और जो अपशिष्ट भोजन है वो मलाशय में आके इकट्ठा हो जाता है। तो बच्चों ये आपका पाचन तंत्र यहाँ कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ के आना है। थैंक यू।